हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीयूष सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप जैसा बोर्ड की तैयारी की आशा किए हो कि हमारी बोर्ड की तैयारी पीयूष सर आपके बहुत अच्छा कराने वाले हैं, तो बिल्कुल हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन आपके लिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चे आपके सामाजिक विज्ञान के MCQ क्वेश्चंस, और जिसमें चैप्टर 1 होगा आज आपका विकास। तो रिवीजन तो आपके यहाँ चालू है, बाकी तो आपका ऑफलाइन चल ही रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल इंतजार आपको है जिस चीज का वो चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे जो भी नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं क्लास से, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और बाकी जितने लोग देख रहे हो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और इस सेशन को कर दीजिए सभी लोगों के बीच शेयर। आप किसी से शेयर नहीं करते हो, सबको लिंक सबको शेयर करो बच्चा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो ना? बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले मेरे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं, ध्यान दीजिएगा एक बात। जब MCQ की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि क्या होने वाला है बेस्ट, बहुत अच्छा होने वाला है। आप इतना अच्छा करोगे ये सोचे तो हम भी नहीं थे। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं सेवाओं से अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को कहते हैं, या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर जो आय प्राप्त होती है, जो देश की कुल आय है उसमें देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे, या उपयुक्त सभी। तो प्रति व्यक्ति आय, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम PCI जो होती है हमारी, वो क्या होती है? आपकी टोटल मेरे प्यारे बच्चों, आपके टोटल राष्ट्रीय आय में आपकी पूरी जनसंख्या से भाग देने पर। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम PCI बराबर होता है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्र की कुल जनसंख्या। ठीक है बच्चे, जो आता है वही हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय को ही हम क्या कहते हैं? औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार ही कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, ये गणना की जाती है। लगभग इससे हम उसकी चर्चा करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा क्या है? पहले का ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही हो रहा है बच्चा? ग। आगे आते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक्स का पहला लेसन है, विकास। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI को कौन तैयार करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत क्लियरली आपको मालूम है और बता भी दिया गया है, और ये ऑप्शन आपको जल्दी से जल्दी फटाफट आपको आंसर देने हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तैयार करता है, UNDP तैयार करते हैं, UNDP। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक की संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? जल्दी से इसको होता अभी तुरंत, हमने अभी बताया तुरंत एकदम क्वेश्चन नंबर 3, अभी एकदम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 एकदम जल्दी जवाब दो। जस्ट मैंने बताया तुरंत आ गए, जल्दी बोलो हम, जल्दी। ठीक है, देखो, और उसके बाद क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार, ठीक है, भारत से अधिक ऊंचा है? भारत से अधिक ऊंचा है, ये बताइए। श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का। तो किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार ज्यादा है? क्योंकि कंपटीशन जब चल रहा है तो
तो यहाँ देखना होगा कौन बच्चा सबसे पहले बाजी मारता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। बिल्कुल आपको हमने अभी भी बताया, अभी ह्यूमन, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स अभी आपके सामने हमने बोला, उसकी चर्चा की। अब निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? इन राज्यों में से हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मेघालय। आप कहोगे सर ये सारे पिछड़े राज्य, जी हाँ, इन राज्यों में से ही आपको बताना है कि आपको किसकी पीसीआई सबसे ज्यादा है, यानी प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की ज्यादा है। तो आप बिहार को आप पीछे ही कर लोगे, हम जानते हैं, लेकिन कहां पर है ये आपको चुनना होगा। देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास वृद्धि। देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होता है उसके जोड़ को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी आंसर हो चुका, क्योंकि हम प्रति व्यक्ति आय भी समझाए हैं अभी, राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास वृद्धि। आंसर आपके सामने दिख रहा है और ये जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल आपके आंसर देखे जा रहे हैं, और आंसर देख के आपको नीचे जवाब मिल भी रहा होगा कि हाँ सर ये किसका सही है किसका गलत है, ये आपके पास जा रहा होगा। ठीक है, चेकिंग वहां हो रही है। ठीक है बच्चा, चलो अब कह रहे हैं विभिन्न देशों की विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है, अभी आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। विकास का प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, औसत आय के आधार पे, राष्ट्रीय आय के आधार पे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको एक्सप्लेन किया कि किस आधार पे देश को विकसित, अविकसित और आपका, ठीक है, विकासशील घोषित किया जाता है, किसके आधार पे। जो मैंने क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते जाते हैं। बस मुझे एक्सप्लेन 1 करना था, बाकी बताना आपको है, आज का कंपटीशन आपके लिए है। ठीक है बच्चा, अगला, भारत की किस राज्य में शिशु मृत्यु दर, ठीक है, सबसे कम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो बच्चा इतना हिंट दे देते हैं, जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं ना वहां ये दर भी बहुत कम होती है। ठीक है ना, चलो, न्यूनतम माने सबसे कम। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? देखो क्वेश्चन वही है जो आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, इसी को रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, बस ऑप्शन अलग हो गए, पूछने का तरीका अलग हो गया है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, आपको जब आप अपना नोट्स देखोगे डेवलपमेंट का, आप पाओगे कि यार अगर हम एक बार नोट्स को अगर अच्छे से खाली पढ़ ले, मात्र अगर नोट्स को मेरे प्यारे बच्चे खाली पढ़ लिया जाए, बिल्कुल आपका ये क्या है, ये एमसीक्यू आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप तुरंत कहोगे अच्छा इसका ऑप्शन ये सही हो रहा है, इसका क तो इसका ख तो इसका ए बी सी डी। आप पढ़ो तो पढ़ो भाई। ठीक है, 2019 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय क्या थी एक समृद्ध देश की? हमने आपको बताया था 2500 अमेरिकी डॉलर, 49,300 अमेरिकी डॉलर, 6,700 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यूएस, और ये डॉलर का साइन है बच्चा, डॉलर का साइन है, और यूएस, ठीक है, कि 50,300 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके वर्णनात्मक 1 पे। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बस उनको समझना है कि मानो आपसे वर्णनात्मक 1 यानी कि 4 नंबर के प्रश्न में क्या पूछ सकता है, मानव विकास हेतु कौन कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव विकास हेतु उपयुक्त 3 मापदंड जिसे हम संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण माना है। क्या? पहला, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है बच्चा, समझिएगा कि देश के अंदर लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, मानव विकास हेतु वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा। ठीक है, जिसका कह रहे ना कि एवरेज लाइफ, यानी जो जितना कहां पर ज्यादा उम्र तक लोग जीने वाले हैं, तो जहां पर ये दर ज्यादा होगी, जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी, वो देश अपने आप में वो समृद्ध बनेगा। अब दूसरा पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता यानी हमारी पढ़ाई से। तो
तो साक्षरता किसी भी देश की रीढ़ है, और जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा वहां मानव विकास का क्रम तेजी से होगा। तो देश के विकसित विकास को मापने के 3 मापदंड है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा साक्षरता दर और तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, इसको ज्यादा तवज्जो दिया गया है। तो प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देश के लोगों के जीवन स्तर के मापन व उन्नत जीवन हेतु उपयुक्त मापदंड है कि कहां पर जीवन, किस देश का जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा है उसको बताता है। ऐसा जिसमें होगा वहां मानव विकास बेहतर होगा, वो देश क्या होगा, विकसित कहलाएगा। ठीक है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली बच्चा, इसको हम राशनिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, आप पहले विकास के चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्व आप हमें बताइए। ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। दूसरा, साधारण परिवार के लोगों को महंगाई से बचाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है, जो आम जनता होती है उनको महंगाई की मार से बचाने के लिए। फिर देश के अंदर समाजवादी और लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना। ठीक है बच्चा। अब अगला प्रश्न जो इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है सतत विकास। ठीक है। सतत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर विकास से अगर वर्णनात्मक वर्ग पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। हर एक लेसन आपको इस तरह एक्सप्लेन किए जाएंगे। बस एसएसटी है कि आप एक्सप्लेनेशन सुनिए, यहां बैठाइए और लिखिए। ठीक है बच्चा। सतत विकास सुनना। सतत विकास मतलब कि वो विकास की दर रुकनी नहीं चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। तो विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के आधार पर किया गया है कि किस देश में पहले से क्या संसाधन मौजूद है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, चांदी, कोयला के अधिक खनन और कच्चे तेल की निकासी से इन संसाधनों के भंडारों में कमी आ जाती है, क्योंकि एक सीमित संसाधन है। यह हमेशा के लिए आपको लगातार आप चाहो कि कई आपकी पीढ़ियां इसका उपभोग कर पाएंगी, ये नामुमकिन है। सीमित संसाधन है। कारखानों से निकलने वाला धुआं और अन्य जहरीली गैसें पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अब पानी और वायु प्रदूषण की समस्या लोगों को प्रभावित कर रही है। इससे भविष्य की पीढ़ियों का जीवन भी प्रभावित होगा। अगर विकास चाहिए, लगातार हम विकास चाहते तो इन पर रोक लगानी होगी। राष्ट्रीय विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम और नीतियां आती हैं देश के विकास से संबंधित। तो वो कार्यक्रम नीतियां आती हैं जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी वो जो राष्ट्र का विकास होगा वो देश के अधिक लोगों का यदि विकास हो रहा है, आपकी योजनाओं से देश के अधिकांश लोगों को लाभ पहुंच रहा है, तो आप जो है राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वो कार्यक्रम आएगा। यह विवादों और अनेक उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। राष्ट्रीय विकास तभी हो सकता है जब हम ये सोचें कि हम कितने अच्छे तरीके से और इस कार्य को हम कर सकते हैं। क्या इस कार्य को करके अलग तरीका कोई है जिससे हमारा देश क्या विकास की राह पर जा सके। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है, सरकार ये निर्णय करती है। ओके बच्चा, चलो अब ये ठीक है। अब आते हैं वर्णनात्मक 2 में। ये आपके प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है, जो एक एमसीक्यू आया था उसकी में एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट सुनिएगा। अब तो सर पहले ये पढ़ा दिए होते ना, तो एमसीक्यू हम लोग फटाफट सब लोग सही किए होते, जिनका इतना हम लोग का गलत हो गया है ना। प्रति व्यक्ति है तो मैंने तो पढ़ा दिया था, बस ऑनलाइन में अब पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो ऑफलाइन का कंपटीशन था। प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय के आधार पर
विश्व बैंक की तुलना करने के लिए, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय पर के आधार पर विश्व बैंक की तुलना करने के लिए विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्व बैंक। अब बैंक के निम्न अनुसार देशों को ऐसे बांटा गया, क्या कहा गया, कैसे विकसित और विकसित विकासशील की बात हुई। पहला 2013 में 12,736 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक अगर पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है, उन देशों को समृद्ध देश कहा जाएगा। कितना? 12,736 यूएस डॉलर, ठीक है। और ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 1034 यूएस डॉलर हो या उससे कम हो, तो वह कम आय वाला देश कहा जाएगा, कम आय वाला देश कहा जाएगा। लेकिन अगर 1034 से ज्यादा अब 12,736 के बीच है तो विकासशील देश कहा जाएगा। वर्ष 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,570 यूएस डॉलर थी, ठीक है, और इसे मध्य आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया, अर्थात भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया। ओके। मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका, आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है, ठीक है। धारणीयता विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये विकास से आप क्या समझो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हो। बात हो रही है वर्णात्मक 2 की, प्रश्न आपके 6 नंबर की बात, 6 नंबर की बातें, अब 6 नंबर, ठीक है। चलो स्टार्ट हो बच्चा। तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं उनसे हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने सेशन को सब जगह शेयर नहीं किया, शेयर कर दिए, लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट्स तो अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप वास्तव में क्या मेहनत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एग्जाम में धुआं मच जाए, तो बिल्कुल कहिएगा यस सर, एकदम एग्जाम में आग लगा देंगे, पढ़ेंगे इतना कि हम रात में सबको जगा देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, बाकी तैयार करना आपको क्वेश्चन कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहली विशेषता, उसके अंतर्गत लिखना होगा आपको, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ये कुछ चीजें मैंने लिखी है और बाकी आप अपने से लिखने का प्रयास करेंगे इस हेडिंग में, ठीक है। आगे दूसरा क्या हो सकता है आपका विशेषता, क्लियर बच्चा? ये दूसरी विशेषता पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बृहद स्तर पर औद्योगिकरण, यानी बड़े स्तर पे उद्योगों का लगाना, ठीक है। जहां जितनी इंडस्ट्रियां, हमारे ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इंडस्ट्री न होने से वो राज्य पिछड़े हैं, उसी प्रकार देश जहां पर इंडस्ट्री बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, वहां पर भी गरीबी है, ठीक है। अब है अत्यधिक विकसित यातायात और संचार व्यवस्था करना। अगर हम कह रहे सब चीज, रास्ते ही बेकार हो, समय हमारा लॉस होगा, रास्ते बेकार हो, तो जहां पर ट्रांसपोर्टेशन आपका कमजोर होगा वहां पर भी डेवलपमेंट कम होगा। सड़कें क्यों तेजी से बनाई जाती, कहा जाता है अगर जिस गांव में अगर सड़क है, लोग कहते हैं गांव बहुत बढ़िया है, उस गांव में जाने के लिए रास्ता है, तो हमें चाहिए क्या, हमें यही सुविधाएं चाहिए कि हम बहुत तेजी के साथ अपने चीजों को पहुंचा सकें कम समय में। अब अगला प्रश्न जो 6 नंबर में पूछ सकता है विकास से, वह विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो उसकी सीमा क्या है आप देख सकते हो, उनकी सीमा है। जिनको ये एक बार पढ़ना हो अवश्य देख ले, ठीक है। अब कह रहा है कि विकास मापने का यूएनडीपी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन मापता है बच्चा, यूएनडीपी, ठीक है। तो विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। विश्व बैंक किस पर है, प्रति व्यक्ति आय पर। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं,
आय के अलावा भी कई मापदंड है जो विकास मापने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता। क्या हम केवल कमाना ही जानते हैं क्या? ठीक है, बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार, आजादी, इन चीजों के बारे में भी चिंतन करता है। और जब ये सारी चीजें जिसके पास होती है, सुरक्षा होता है जिसके पास, जिसको व्यवहार मिलता है, जिसको सम्मान मिलता है, जिसके पास पैसा है, तो वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, पूरी तरह विकास हुआ है उस व्यक्ति का, तभी तो इतना चीज मिल रहा है उसको। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और आप देखोगे। ठीक है बच्चा, लोगों का स्वास्थ्य यूएनडीपी ने क्या विकास के लिए मापदंड माना है? अगर लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है, जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा होगी, मानव विकास उतना ही होगा। दूसरा, साक्षरता दर, जिसको हम शैक्षिक स्तर पे कहेंगे। अगला, प्रति व्यक्ति आय। तो ये विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलू, और खाली हम पढ़ लें कि विकास के लिए 3 चीजें जरूरी है। अगर किसी के विकास मापना है तो जीवन प्रत्याशा वहां की क्या है, वहां की साक्षरता दर क्या है, फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है। इस आधार पे हम गणना कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अविकसित है, कौन विकासशील है, विकास की राह पर अग्रसर है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफी अच्छी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, यस सर काफी अच्छी थी। और अगला क्लास कब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, अभी भी अगर वो नए बच्चे हैं और अब तक आपने अमृत वर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास बिना हमें आरे भेजे पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं बच्चा सबने लाइक कर लिया होगा। तो पढ़िए बैठकर, क्योंकि आगे आपको, ठीक है, बहुत सारा तैयारी करना, और सबको टाइम टेबल मिल चुका है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मैं अपने प्यारे होनहार छात्र छात्राओं से लेता हूं विदा। गुड लक एंड गुड नाइट।